बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरकी पाकिस्तान में उर्दू सिनेमा जिस तरीके से और जिस तेजी से ग्रो कर रहा था वो अमेजिंग है दुनिया की तारीख। वो ऐसे कि 42 फिल्म्स 42 फिल्में उर्दू की बनी जो लेट 60s से शुरू हुई और 71 में वो लाइन कट। कहा जाता है कि उर्दू जबान शायद ये तारीख में है कि उर्दू जबान का कौमी होना बांग्लादेश की बनने की बुनियाद था। इस हद तक दुरुस्त है, मैं इस बहस में नहीं आता, लेकिन ये फैक्ट भी तो आपके सामने है कि 42 उर्दू की फिल्में वहां बन रही हैं और बिजनेस कर और यहां रिलीज हो रही। मुझे याद है कि शबनम की जो शुरू की फिल्म आई वो सारी मशरकी पाकिस्तान की बनी हुई है। उसमें 2 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने के 1.5 साल तक वो चली। एक चंदा फिल्म थी और एक तलाश फिल्म थी। ये 2 फिल्में बंगाली सब्जेक्ट पे थी। जब यहां रिलीज हुई तो एक बरसात में उस वक्त के जो सिनेमा के बोर्ड थे वो धुल जाया करते थे, तो दूसरी बरसात में दोबारा बनाने पड़ते थे। तो शबनम की दोनों फिल्मों के बोर्ड 2 बरसातों में धुले, एक बरसात में धुले, दूसरी में बने। और फिर फैज अहमद फैज ने जब ढाका से वापसी पर आए, अपने दोस्तों से मिलने गए थे बांग्लादेश, तो उन्होंने एक शेर कहा, फिर हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशिका कितनी मदारातों के बाद। और उसकी एक लाइन है, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो वो लाइन मुझे कैसे याद आई कि इनके बोर्ड एक बरसात में धुल जाते थे लेकिन खून के धब्बे एक बरसात में नहीं धुलते। मैं दोबारा उस रिवाइवल को देख रहा हूं कि किस तरह के बांग्लादेश की जो फिल्म और उसमें जो आपकी आखिरी फिल्म थी वो थी आखिरी स्टेशन, वो हाजरा मसरूर की कहानी थी। तो पहले तो हमें ये बताएं कि झरना से शबनम तक का सफर बुलबुल अकेडमी से आपने कैसे किया और बंगाली फिल्मों में आप कैसे आए? फिल्म में तो मेरा कोई आने का प्लान नहीं था। मैं सिंपल एकेडमी डांस का था, बुलबुल एकेडमी। वहाँ मेरी बड़ी बहन डांस सीखा करती थी, मैं भी जाती थी, सीखती थी। वहाँ से एहतशाम साहब मुझे सिलेक्ट करते हैं कि जी इसके अंदर है, ये काम कर सकेगी। मगर मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं काम करूँ फिल्म में। कहती क्या करेगी, ये तो पतंग उड़ाती है, गोली खेलती है, लड़कों वाले टॉम्बॉय टाइप के थे भी। तो मेरी माँ नहीं मानती थी, मगर डैड भी कहते नहीं ये करेगी। दोनों के काफ़ी झगड़ा हुए। फिर एहतशाम साहब मुझे लेके एक पिक्चर में उन्होंने हीरोइन बना दी और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत चली। उस वक्त मैं झरना थी। जब वो पिक्चर चली तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उर्दू बनाए। उर्दू पिक्चर बनाने से वेस्ट पाकिस्तान का मार्केट भी मिलेगा और हमें इस पाकिस्तान उस ज़माने में इस पाकिस्तान का मार्केट बहुत छोटा सा था, सिनेमा हॉल कम था। तो उर्दू बनाने से काफ़ी हम वेस्ट पाकिस्तान का मार्केट हमें मिल जाएंगे, पैसे भी मिलेंगे। ये सोच के उन्होंने उर्दू फिल्म बनाई। और उस ज़माने में यकीन करें, अभी भी मैं बहुत गलत उर्दू बोल रही हूँ। उस ज़माने में तो एक लफ्ज़ बोलना आता था मुझे उर्दू क्या चीज़ है मैं नहीं जानती थी। एनीवे, तो उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकते, तुम आओ ना। तो हम रोज़ाना उसको बंगाली में डायलॉग्स लिख के एवरी डे क्लास करती थी, शाम को 5 बजे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसमें मैं थी, रहमान था, सुभाष दत्ता था, जो थे सब रिहर्सल करते थे। वो 5-6 महीना रिहर्सल करके फिर हम लोग सेट पे गए किया। वो पिक्चर रिलीज हुई, ढाका में भी बहुत चली। और सबसे मज़े की बात है उस ज़माने में इंडियन मूवी भी लगती थी इस पाकिस्तान में। तो जब चंदा लगी, चंदा के सामने परवरिश लगी थी, सबने माना किया कि मत लगाओ, इतनी बड़ी फिल्म है। वो राज कपूर साहब थे, माला सिन्हा थी और कौन थे मुझे याद नहीं। तो एहतशाम ने कहा कि नहीं मैंने लगाना, देखना है क्या।
25 से कम नहीं है। तो उसके सामने चंदा लगी और बहुत चली, लोगों ने बहुत पसंद की। फिर उर्दू पिक्चर जो है ना स्टार्ट हो गए वहाँ पे। उस पिक्चर में जब चंदा लगी सुपर हिट हुई, तो एहतशाम साहब ने कहा कि झरना फिल्म के लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा नाम चेंज करूँगा। मैंने कहा क्या रखेंगे? कह रहे शबनम। तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे मीनिंग्स का नहीं पता शबनम का क्या है, मगर मैं तैयार हो गई। मैंने कहा ठीक है रखिए। इसी तरह झरना से शबनम। मुझे कुछ आपके को स्टार्स याद आ रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंडस्ट्री को काम दिया। उनमें खलील, हारून, समीता, मुस्तफ़ा, रोजी, डियर असगर, ये बहुत सारे नाम हैं। जलील अफगानी, जिन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा, कुछ उस जमाने को थोड़ा सा याद करें कि ये लोग अब हैं, किस हाल में हैं, या आपके साथ जब काम किया इन्होंने तो उस वक्त क्या माहौल था बंगाल में? उस वक्त जब हम लोगों ने शुरू किया, उस वक्त FDC था, गवर्नमेंट का एक स्टूडियो था। जब हम घर से स्टूडियो जाते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो होते, कोई चाचा, कोई मामा, या लाइक फैमिली की तरह सबके साथ हमारे, किसी का नाम लेके, कोई साहब, कोई इस तरह, कोई चाचा, क्योंकि मेरे फादर के बहुत दोस्त थे, सभी चाचा या मामू इस तरह करके बिल्कुल घर से जब FDC में जाते थे लगता है दूसरा घर है मेरा। कोई इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था। अब तो कोई नहीं रहा, बहुत लोग चले गए हैं हमें छोड़कर। अब इस वक्त बंगाली सिनेमा की क्या हालत है? आप तो गई है वहां, तो वहां से आई है, तो आपने क्या देखा? यहाँ की जो हालत है वहाँ की भी यही हालत है। पुराने कोई नहीं रहा, नए आने कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे जाके अच्छा करेंगे। अच्छा, आपकी रोगन घोष से मुलाकात कैसी हुई? रोगन घोष से तो मुलाकात मेरी बहुत पहले से थी, क्योंकि उनकी फैमिली और मेरी फैमिली बहुत दोस्ती थे, तो उस वक्त प्यार करने का कोई मूड नहीं था। मगर जब हारानुद्दीन में वो म्यूजिक देने गए, रॉबिन घोष म्यूजिक था, मैं हीरोइन थी, तो एवरीडे शाम को 5 बजे जाती थी, 7 बजे तक रिहर्सल कर रही हूँ। नेचुरल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्यार जो है ना डेवलप किया। और मजे की बात है, हम लोग यहाँ पे आए थे, लाहौर आए थे, उस वक्त बहुत वहाँ पे शराब आते थे, तो इस मकसद के सब आर्टिस्ट मिलके हम लोग लाहौर आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, शराब के लिए। तो वहाँ लाहौर में रॉबिन घोष ने मुझे प्यार का ऑफर किया। आपका क्या उस पे जवाब था? फौरी था या सोचा था? नहीं, फौरी हाँ कर। तैयारी तो फिर पहले से होती था? हाँ जरूर पहले से ही था, मगर टाइम नहीं मिला या उसका एटमॉस्फेयर नहीं मिला जो कह सकते। लाहौर में मुझे मिला, मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि दोनों एक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, दोनों बेहद मशहूर थे, उन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत कम पैदा हुए, आप जैसी आर्टिस्ट भी बहुत कम पैदा हुई, तो आपने घर को किस तरह से वक्त दिया दोनों ने, और किस तरह आपकी ये हैप्पी मैरिज जो है ये किस तरह चली? इसमें उनका रोल ज्यादा था या आपका? दोनों का ही था। मैं अगर बाहर का करती थी, वो घर का करते थे, क्योंकि वो म्यूजिक घर पे देते थे, बाहर किसी ऑफिस में जाके या स्टूडियो में जाके गाना तैयार नहीं करते थे। नेचुरल वो घर देते थे, मैं बाहर शूटिंग करती थी। क्योंकि ये शादी जो है ये दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मेन है, और एक दूसरे के ऊपर इतबार, ये अगर ना हो तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र बहुत कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग थे। मैं जब काम करने जाती थी उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, मैं कागज़ में लिख के जाती थी। मैं 3-3, 4-4 फिल्मों की शूटिंग करती थी। मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवेन्यू में रहूँगी, उसके बाद मैं शाम में जहाँ होता लिख के जाती थी। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे खबर दीजिएगा, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ते खबर देते थे, आ जाते थे। बस दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान यानी उस वक्त तो ये मगरबी पाकिस्तान था, आपको कैसे
ऑफर आई और आपने कैसे वो कबूल की और पहली फिल्म आपने यहाँ कौन सी की, वो थोड़ा सा उसका आप बताइए। मैं तो 1958 पे बंगाली मूवीज में ज्वाइन किया, उसके बाद चंदा मैंने 60 में, तलाश उर्दू 62 में, इस तरह ये 3 फिल्म मेरी बहुत सुपरहिट हुई। वहाँ से उसके बाद चंदा और तलाश जब यहाँ पे रिलीज हुई, यहाँ के लोग भी पसंद थे, यहाँ पे भी हिट हुई, फिर यहाँ से बुलाया गया मुझे कि तुम आ जाओ, आके यहाँ काम करो। मगर मैं क्या करती, मुझे तो उर्दू ही नहीं आती थी। मैं सोचती हूँ मैं जाऊँगी वहाँ कुछ पूछेंगे, पेपर्स के लोग आएंगे, रेडियो से आएंगे, मैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे सकती। तो इसी तरह टाल मटोल करते करते 10 साल गुजारते, और उस दौरान मैंने थोड़ा सा उर्दू लिखना पढ़ना सीख लिया। और जब 68 में वहीद मुराद साहब मुझे समंदर के लिए ऑफर दिए, तब मैंने सोचा कि मैं अब जा सकती हूँ, कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत उर्दू बोल सकती हूँ। तो ये सोच के मैं आई, तो समंदर में काम किया वहीद साहब के साथ, फिर जो शुरू हुई और फिर रुके नहीं, चलती रही। जाहिर है वो तो करियर आपका इतना बहुत फैला हुआ है। समंदर मुझे याद है उसमें शकील थे और ये मछेरों पे ये फिल्म बनी थी, और इत्तेफाक की बात ये है कि मशरकी पाकिस्तान में फैज साहब ने जो फिल्म बनाई थी जागो हुआ सवेरा, तो वो भी मछेरों के पॉइंट ऑफ व्यू से थी और उनकी जिंदगी पे थी। तो बहरहाल समंदर के बाद फिर ये कराची में बनी थी, तो उसके बाद लाहौर में कौन कौन सी फिल्म शुरू में आपने की? उसके बाद मैंने दोस्ती की, नाज़नीन की, नाज की, बहुत सारी नैयर साहब के साथ, अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ काम किए। मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे जो डायरेक्टर्स उस वक्त मिले हैं, बहुत अच्छे राइटर्स मिले, स्टोरी अच्छे मिले, कैरेक्टर अच्छा मिला, जो मैंने काम किया। और मैं हमेशा यही कोशिश की है कि मैं स्क्रीन पे शबनम ना लगूं, दैट कैरेक्टर लगूं। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसी हवाले से आखिरी स्टेशन को आप बहुत याद करती हैं, बहुत याद करती, उसकी थोड़ा सा बताएं कैरेक्टर के हवाले से और उसका जो एटमॉस्फेयर था। वो मेरी फेवरेट फिल्म है। मैं चंदा, तलाश ये सब लग चुकी, इस वक्त से सुपरहिट। उस वक्त में ग्लैमर हीरोइन होगी, शबनम ग्लैमर। और जब सुरू बालबांकी के साथ मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके आया कि शबनम देखो ये मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ, तुम करोगी का? मैंने कहा मुझे सुनाया, उन्होंने सुनाया, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, मगर ये पगली का कैरेक्टर करूँगी, मैं ग्लैमर हीरोइन के काम नहीं करूँगी। कह रहे सोच लो तुम अभी ग्लैमर हीरोइन। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं अगर करूँगी और पगली की कैरेक्टर करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और पगली के कैरेक्टर में मज़ेदार बात थी कि कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, पागल, मेरे बाल उस वक्त इतने लंबे लंबे थे, सब सेट पे जाते, मिट्टी पत्ते जो जो मेरे सर पे, और पुराने कपड़े पहनाते, जो मर्जी आए सीट। और उसमें कोई मिट्टी मलकवा होता है कैरेक्टर को सजाने के लिए, क्या चुप थी कि चलो अच्छा ही कैरेक्टर करें। उस पिक्चर में सबसे जो खूबी थी, फिल्म में डायलॉग्स नहीं थी। डायलॉग किसी को कुछ समझाना, डायलॉग्स बोल के समझाना बहुत ईजी है, मगर साइलेंट कोई बात किसी को समझाना बहुत मुश्किल काम। तो मैं उस जमाने में, उस टाइम, अभी भी मैं वो पिक्चर देखती हूँ, सोचती हूँ कि मैंने क्या, मुझे यकीन नहीं आते। तो पूरी पिक्चर में सिर्फ एक ही डायलॉग्स थे कि बाबू बीड़ी दो, वो बीड़ी लेती है, फूकते हुए चली जाती है। ये पूरी पिक्चर में एक ही डायलॉग्स थे। तो बहुत डिफिकल्ट काम था क्योंकि एवरीथिंग मुझे एक्सप्रेशन समझाना पड़ा। ये तो इतनी बड़ी फिल्म थी कि अगर उस वक्त ये शऊर होता कि फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में इसे ऑस्कर में भेजा जाए तो वो यकीनन कोई ना कोई अवार्ड ले आती, क्योंकि वो बेपनाह अच्छी फिल्म बनी थी। और मुझे याद है कि उसमें एक कैरेक्टर आपके साथ था जो स्ट्रीट डॉग है, उसका जरा सुना है, उसका सुना। उसमें जब कहानी सुना है तो डॉग की जरूरत कि डॉग रास्ते की, तो मेरे घर में रोहन साहब को बहुत शौक था डॉग, घर से ले चलो रशियन डॉग। मैंने कहा ये लगेंगे रास्ते के कुत्ते हैं, आप जो लेके जाए, तो कहने लगेंगे तो नहीं तो क्या करें। मैंने कहा चले चलते हैं, शूटिंग शुरू तो करें। तो हम लोग गए चिटोंग,
वो भी आखिरी स्टेशन था, उसके बाद और कोई स्टेशन नहीं था। हम लोग उस जमाने में, मुझे याद है कि अभी तो 4 स्टार 5 स्टार होटल बन गए। अभी जो भी आप जिसको साइन करने जाए 5 स्टार होटल देना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, बहुत डिमांड। और मुझे याद है उस जमाने में जहाँ हम शूटिंग करने गए थे वहाँ ना कोई होटल था, ना कोई रेस्ट हाउस था। तंबू लगा के, 2 तंबू लगाए थे, एक मार्जिस थे और एक में टेक्नीशियन थे। इतनी मुश्किल से हमने काम शुरू किया। तो जी एनीवे काम शुरू किया तो मुझे डॉग चाहिए था। सुरु साहब ने कहा तुम करो, क्या करोगे? तो मैं 2 दिन तो स्टेशन में जाके दूसरों के काम देखती रही और फिर एक कुत्ते को देखा, उसको मैंने बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया। 2 दिन मैं यही करती रही। 3rd डे जब मैं पहुंची शूटिंग पे, वो मेरे पास ही आ गया, मुझे चाय पिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ साथ हो जा रही। इतना नेचुरल वे पे पिक्चर बनी कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक वक्त आते विलेन को मैं कत्ल कर देती हूँ और पुलिस आके मुझे पकड़ के लेके जाते हैं। आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि मैंने आंखों से देखा। मैंने उस कुत्ते का क्लोजअप ले रखे, मैं ट्रेन से पुलिस मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मैं टर्न करती हूँ, कुत्ते का आंखों से सच ए ब्यूटीफुल मूवी। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखें, मौका मिले तो। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम 1-2 सवाल और करेंगे, फिर हम ऑडियंस से भी क्वेश्चन आंसर देंगे। अब ये बताइए कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने बहुत अच्छे दौर से गुजर रही थी, आप उसमें आए जी, फिर आपको अच्छे रोल भी मिले, वो जरा बताइए जो आपकी फिल्में जो आपको अभी भी याद है। मैं मसलन जानता हूँ अंधलीब एक फिल्म आपकी थी, एहसास थी, और फिल्में जो आपको याद हो, जो आपकी बहुत अच्छी फिल्में बनी। 160 एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं दे सकती, 160 और 165 फिल्म किया है। इसमें सब तो याद रखना बहुत मुश्किल है, जिसमें मैं समझती हूँ अंधलीब है, दोस्ती है, आईना है, बंदिश है, आज और कल है, जीनत है, इस तरह बहुत सारी फिल्में जो मेरे लिए अभी सबका नाम लेना मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए जो आपके साथ हीरो है या आपके साथ आर्टिस्ट है, उनकी भी एक बहुत अजीब डाइवर्सिटी है। मसलन आप मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये एक दौर है। उसके बाद फिर जावेद शेख के साथ भी हैं, फिर फैसल रहमान है, फिर एक जितने भी उस वक्त के हीरो, शाहिद के साथ होता है आपकी फिल्में। अभी आना था, उन्होंने उनके गले का एक ऑपरेशन हुआ है, तो कहने लगे कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से वो करते हैं। खैर, तो इस सारे जमाने में आपने खूब बहुत अच्छा वक्त गुजारा और म्यूजिक डायरेक्टर ने भी या रोगन घोष ने बड़ा अच्छा काम किया। आईना, बंदिश, खास तौर पर उनकी बड़ी कमाल की मौसीकी है उनकी। तो उसमें किन डायरेक्टर्स को आपने अब ज्यादा करीब पाया कि ये आपका टैलेंट बेहतर तरीके से वो ला सकते हैं? उस वक्त जो थे सुलेमान साहब थे, परवेज मालिक साहब थे, फिर आफाकी साहब थे, बहुत अच्छे नजरुल इस्लाम साहब थे, शरीफ नैयर साहब थे। मैं कितने नाम लूं, इतने अच्छे डायरेक्टर्स थे। अब तो कोई नहीं रहा, सब चले गए। अच्छा, आप साड़ी से आई थी, फिर आपको बेल बॉटम भी पहनना पड़ा, फिर आपको लड़का भी बनना पड़ा फिल्म में। ये जो ट्रांजिशन थी, ये जो फिल्म जिस तरफ जा रही थी, क्या आप इससे मुतमईन थी? क्या देख रही थी कि हमारा सिनेमा किधर को जा रहा है? नहीं, ठीक है, जगह जा रहा है। अगर मैंने पहन के काम किया तो कोई बुरी बात नहीं। नहीं, मैं बुराई के मानों में नहीं कह रहा, मैं कैरेक्टर, वो कैरेक्टर था, कैरेक्टर ने डिमांड कर रहे कि ये इस टाइप का हो, तो कैरेक्टर देख के मैं करती थी। मुझे एक फिल्म की याद आ रही है इस बात में, तलाश एक फिल्म थी परवेज मालिक की। उसमें बिल्कुल टॉम बहनें होती है, 3 माँ होती है, सब बिछड़ जाते थे, कोई किसी को पहचानते नहीं, सबको ढूंढ रहे, कोई किसी को पहचानते नहीं। एक टॉम बॉय मैं जैसे पॉकेट मारती हूँ, गाली गलौज रास्ते में बड़े जिस तरह होते हैं उस तरह होती हूँ। मेरा कैरेक्टर था। बाबरा का था कवाली, मुमताज का था, आई थिंक सुलोचना का, जिस तरह 3 कैरेक्टर 3 जगह चले गए और खो गए। एक पॉइंट आते हैं जब माँ को पता चलता है कि ये मेरी बेटी है और बेटी को भी पता चलता है कि ये मेरी माँ, तो उसी वक्त कोई और आके बाहर से विलन को मार देता है,
मगर पुलिस आके मुझे पकड़ के ले जाती, बिकॉज सोचते ही ये तो है ये बड़ी हुई है इस तरह। तो उस वक्त एक परवेज साहब ने मुझे कहा कि शबनम, मैंने कहा जी बोलिए, एक लाइन का डायलॉग है मगर तुमने इस तरह कहना है कि यहाँ जो सेट पे जितने लोग हैं लो पर ये फीलिंग, इतना फीलिंग्स तुमको लाना पड़ेगा। मैंने कहा परवेज बताए, मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने बताया वो लाइन मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर सादा गाली गलौज दे के मैं बड़ी होती, वहाँ जहाँ माँ मिलती है और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाते हैं तो माँ रोती बहुत, तो वहाँ से भाग के पुलिस से इजाज़त लेके माँ से भाग कर मिलने आती है, कहती है माँ तू रोती क्यों है माँ, खोटा पैसा खो जाए तो गम नहीं क्या करते माँ, गम नहीं क्या करते। आईना आपकी फिल्म जब आई तो वो तो एक आपके करियर का बहुत ही अरूज का जमाना, आपको उसका तजुर्बा कैसा लगा सब्जेक्ट के हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से तजुर्बा तो देखिए, जब आईना बनी तो पूरा ग्रुप ये नहीं कहती, सब धागा डायरेक्टर मंजूर मिश्रा, म्यूजिक रॉबिन घोष, इवन प्रोड्यूसर जो वो भी ढाका की थी। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है, बहुत लोगों को मालूम है, उन्होंने काफी प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद थे, शमशी साहब अपने ही है दुनिया में। उन्होंने मेरे घर में मीटिंग हुई, मेरे घर में बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, अच्छी फिल्म, उसमें मेरा पैसा आए ना आए मुझे फिक्र नहीं, मगर एक अच्छी फिल्म बना के। तो ये बात नदीम भी था, मैं भी थी, साहब भी थे, रॉबिन में हमें बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा प्रोड्यूसर मिला जो कह रहे मेरे पैसे ना मिले मगर मुझे एक अच्छी फिल्म बना के दो। तो ये बात हम लोगों को दिल को लगे, हम लोग फिर मीटिंग में बैठे, फिर भी बोले सब्जेक्ट, तब जिस तरह का कहानी लाइन अप किया, मेरे घर में बैठ के लाइन अप किया, पूरी पिक्चर बनी है, प्रोड्यूसर इंटरफेयर नहीं किया, गाना रॉबिन सब म्यूजिक अपना बना रहे हैं, मैं अपना काम, सब अपना काम कर। जब पूरी फिल्म बनी देखी, देखने के बाद हम कुछ दोस्तों को भी बुलाए थे, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, एंड अच्छा नहीं है, फिर एंड हमने दोबारा किया, रिलीज किया। मैं आप लोग चाहूँगा कि कुछ सवाल हम ले लें, फिर हम सेशन को, बातें तो बहुत सारी हैं क्योंकि अभी तो एक बड़ा लंबा सफर इन्होंने किया। अभी तो मेरा सवाल है जो मैं आखिर में पूछूंगा कि जब ये बांग्लादेश से हुई हैं, अब इनकी फीलिंग्स क्या है, ये मैं बाद में पूछेंगे। पहले अगर कुछ सवाल मैं गवर्नर साहब के साथ हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी में भी बंद करती मैं बाद में अस्सलाम वालेकुम। शबनम साहबा, आप इतना अरसा यहाँ रही हैं और आपने यहाँ से नाम कमाया, शोहरत कमाई, यहाँ के लोगों को आप याद करती हैं, आप दीदा भी हो जाती हैं। ये क्या वजह है कि आप यहाँ पर सिर्फ बुलाने पे आती हैं, अपने आप कभी नहीं आई? कह रहे हैं कि आपने तो आपका घर, आप यहाँ रही तो आप कोई बुलाए तो आती हैं, खुद से दिल चाहता है आने को, या कोई बुलाए तो आती है? यहाँ तो मैं बहुत अरसा गुजारा, बड़े अच्छे टाइम गुजारे, बेस्ट टाइम जिंदगी का आई थिंक सब ने यहाँ गुजारे। तो बुलाते जब आते, नेचुरली यहाँ इतने साल हमने काम करके गए, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम था फैमिली, जो जाना पड़ा मुझे। और मेरी भी एक स्टेज आ गया कि जब मैंने सोचा कि मेरी जगह पे बहुत लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स अमेरिका जाते हैं, कहाँ बहुत जगह जाते हैं, फिर सोचते हैं कि रिटायरमेंट अपने मुल्क में करें। मेरी भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो मुझे वापस जाना पड़ा, रिटायरमेंट खुद ही सोचा, इंडस्ट्री ने मुझे रिटायर नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से रिटायरमेंट लेके मैं बांग्लादेश गई, कुछ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम थे। और यहाँ बुलाने से आती हूँ, इसका मतलब है कि काम हो तो इंसान को कुछ इंटरेस्ट होता है ना कि जाओ काम करूँगी। वैसे तो 30-35 साल यहाँ गुजारे, सब जगह देखे हुए हैं, तो वो शौक तो अब नहीं रहे देखने का।
काम के लिए कोई बुलाए तो दिल चाहता हाँ जाओ काम करो, फिर पुराने सब लोगों से मुलाकात होंगे, मजा तो आएगा। जी और कोई सवाल? जी कभी डबिंग की जरूरत पेश आई उर्दू की वजह से? देखिए उर्दू की वजह से जरूरत तो पेश नहीं आई थी, मगर अंधेले बनने के बाद मैं ढाका गई थी, वहाँ पे बंगाली पिक्चर की शूटिंग करने के लिए। जब मैं वापस आई तो सुना कि मेरी जगह कोई और किया, तो रिलीज के टाइम भी आगे प्रोड्यूसर से मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे पूछा तक नहीं आपने मुझसे और खबर तक नहीं दिया, आपने कैसे सोच लिया कि मैं नहीं बोल सकती, एक दफा कोशिश तो करके देखते। कहते नहीं आप ढाका गई शूटिंग के लिए, हमारे रिलीज का टाइम आ गया, हमें जल्दी करके ये करके। वो एक ही फिल्म में किसी ने डबिंग की थी मेरे अंधेले की। इसके अलावा मैं कुछ एक दो बातें करके उसके बाद फाइनल जल्दी से हमारे शॉर्ट सर, बिल्कुल शॉर्ट होगा। उसमें मैम ये कि पहले पाकिस्तानी फिल्म के बदलते हुए तनाज़र में भी इधर डिस्कशन हुई है, उसमें फरियाद कौर साहिबा का एक मौक़िफ़ था कि जब तक वुमेन को प्रमोट नहीं किया जाएगा तब तक सवाल कीजिए पिछले सेशन जी जी सही। मैम इन शॉर्ट ये है कि औरत को प्रमोट किया जाए या दूसरी साइड पे मॉडर्न मूवी बनाई जाए, या थर्ड चीज ये है कि जो एग्रीकल्चरल मतलब विलेज टाइप का कल्चर है प्रमोट किया जाए। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मौजूदा हालात पे ऐसी मूवी बनाई जाए जो सारों के लिए अट्रैक्टिव हो? इंडिया के अंदर आमिर खान जो है वो मूवी बनाता है तो ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। वो कहती है कि आप क्या मैसेज देंगी कि इस वक्त हमारी जो भी हालत है या जो भी इंडस्ट्री है उसमें किस तरह की फिल्म बननी चाहिए? देखिए किस तरह की कॉमर्शियल तो बननी चाहिए, कॉमर्शियल नहीं बनेगी तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे जिंदगी में है क्या, घर से अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो कहीं भी जगह नहीं, फिल्म ही है जहाँ हंसते हैं रोते हैं, तो कॉमर्शियल नहीं बनना चाहिए फिल्म। बस ये आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ जी प्लीज। शुक्र साहब तो आप मेरा सलाम कीजिए। वेलकम टू माइक ग्रीन कर लीजिए। वेलकम टू पाकिस्तान। मैं आपकी बहुत फिल्में देखी हैं और अभी मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे तो हमने आपकी फिल्म दोस्ती वो देखी, जो कि मेरे नौजवान बच्चे भी जो आज जवान गए उन्होंने भी आपके मुझे तो लोगों ने बहुत पसंद किया, आपकी अदाकारी सवाल प्लीज सवाल पसंद की। सवाल मेरा ये है कि जब आपकी फिल्म दिल लगी बनी, वो अच्छी फिल्म थी, लेकिन आप रिलीज होने से पहले इंडिया चली गई, आखिर वो क्यों चली गई थी? आपकी आपकी फिल्म बड़ी कामयाब हो रही थी। किस फिल्म का जिक्र किया? फिल्म दिल लगी। कौन सी फिल्म दिल लगी? दिल लगी फिल्म बनी, अब रिलीज होने से पहले आप इंडिया चली गई। नहीं उसके बाद तक नहीं। दिल लगी तो बहुत पुरानी बहुत पुरानी फिल्म है, असल में 40 साल पुरानी। नहीं आई तो शायद में शायद ठीक है आप सिर्फ ये बता दीजिए आप ढाका क्यों गए? ढाका क्यों गई थी? मैंने कहा ना मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, इसलिए कि मैं काम यहाँ पे ठीक ही करती थी, मेरा बेटा लंदन रहता था, बाप माँ ढाके में रहते थे और भी फैमिलीज के सभी। सुबह उठ के पहले फ़ोन करते थे शूटिंग पे जाने से पहले कि कैसे हो तुम लोग, ठीक ठाक हो, पूछ के पहले सब खबर लेके जाते थे, क्योंकि काम सब कुछ करते थे, मगर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनके लिए ध्यान हमेशा मेरी रहती थी। तो एक दिन इसी तरह सुबह उठ कर उनको फ़ोन किया, मेरे डैडी ने फ़ोन उठाया और वो बात नहीं कर सके, वो एक लफ्ज़ कहा कि मुझे, हम दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, तो छोटी बहन थी तो मुझे छोटी माँ करके बुलाते, छोटी अम्मा, बस उन्होंने कहा छोटी अम्मा, बस उसी में रुक गए और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल सके ना, तो मुझे समझ आ गया कि उनको स्ट्रोक हुआ। मैंने कहा आपा आप फ़ोन रखे, मैं अपने दोस्तों को या ससुराल वालों को खबर देती हूँ आपको। वो फ़ोन ना रखे, सिर्फ यही कह रहे छोटी माँ छोटी माँ छोटी माँ, तो पापा फ़ोन रखो, फ़ोन ना रखे, फिर बड़ा मुश्किल से फ़ोन रखे, तो फिर मैंने ससुराल पे खबर दिया कि मेरे पापा को कुछ हो गया, आप लोग जाइए देखिए। तो जाकर देखा जो उनको फालिज क्या हुआ, मुझे नहीं बताया किसी ने, मैं शूटिंग पे चली गई, रात को आके फिर फ़ोन किया मैंने अपनी जिठानी को कि क्या हुआ, मेरे पापा को बोले, कोई ना मुझे बोले।
फिर मेरी चचत निकाल के बड़ी हिम्मत है सुनने की। मैंने कहा है, बोलिए क्या है? तो कहते तुम्हारे पापा को फालिज का अटैक हुआ, पूरा लेफ्ट साइड फालिज हो गया। डॉक्टर ने कहा 74 आवर्स तक कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा अच्छा। नेक्स्ट डे मुझसे रहा नहीं गया, मैं नेक्स्ट डे ढाका चली गई। जाके देखा, डॉक्टर ने मुझे देखने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं देख सकते, अभी तक 74 आवर्स नहीं हुए। मैंने कहा नहीं मैंने देखना है, मैं स्टेट एयरपोर्ट से गई अस्पताल में। मैंने कहा नहीं मुझे देख के जाना है। जबरदस्ती मैं उनके रूम में गई और अल्लाह का क्या है मेरे ऊपर। मैंने सिर्फ उनको बुलाया, बाबा बाबा, वो एकदम डॉक्टर ऑल्सो शॉक्ड कि कैसे हो गया, आप क्या आवाज सुनते हैं ये इस तरह करते। तो एनीवे उधर बैठी काफी देर तक बैठे। मैं कहा बाबा मैं आ गई, तुम फिक्र न करो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मैं आ गई हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है। तो 3-4 घंटे रहने के बाद मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी घर चले। मैंने 2 दिन हो गया, ये खबर आने के बाद ना मैंने सोया ना मैंने नहाया, चले घर चले। घर से फिर आती हूँ दोबारा, घर जाती हूँ। घर जाके देखा कि घर पे फ्यूज उड़ गए, कई बल्ब फ्यूज है, ये सब करने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे। ये जब देखा तो अम्मी कहने देखो मेरे हाल। तो मैंने सोचा नहीं मैं अब मैं वहाँ नहीं रहूँगी, अब मैं ढाका आ जाऊँगी और मैं जितने दिन है उनकी जिंदगी में उनकी खिदमत करूँगी, यही सोच के चली गई थी। मुझे यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, बोर्ड रावियंस की तरफ से भी और हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी कि आप हमारी दरख्वास्त पे यहाँ आई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मैं आ सकी और आप लोगों से मिल सकी, बात कर सकी। मैं भी बहुत खुश हूँ।